अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे। इससे पहले हमने देखा कि एटम के अंदर दो पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कहते हैं बाद में 1933 में 33 में एक और पार्टिकल जिसका नाम न्यूट्रॉन था वो भी डिस्कवर हुआ, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो न्यूट्रॉन का मास है वो तकरीबन उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है। तो ये बात की गई कि जो तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हैं वो सारे के सारे, इन सारे पार्टिकल्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम बोला गया। और ये कहा गया कि ये तीनों जो है ना एटम्स के अंदर पाए जाते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि वो एटम्स किसी भी तरह के हो सकते हैं, किसी तरह से भी बिहेव कर सकता है। हाँ, हर एटम में इन सब की तादाद जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ये तीनों पार्टिकल्स हर एटम में लाजमी पाए जाते हैं। तादाद कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से एलिमेंट का एटम ले रहे हैं। कहते हैं जैसे ये डिस्कवर हुआ ना, हमारे पास ये तीनों पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए, तो अगला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास ये तीनों पार्टिकल्स एटम जो कि वो छोटा सा पार्टिकल मतलब है हमारे पास साइज में, उसके अंदर किस तरह से पाए जाते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के बात की जाए कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से एटम, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं। कहते हैं 1911 में एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, उसने इस बात का जवाब दिया। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। उसने क्या किया, एक गोल्ड की शीट ली जो कि एटम से मिलकर बनी हुई थी। इसके ऊपर ना उसने पार्टिकल्स स्ट्राइक करवाए, पार्टिकल्स कुछ लिए और उसको इसके ऊपर फॉल करवाया। तो उसने देखा ज्यादातर पार्टिकल्स जो है ना इसके अंदर से पास कर गए। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का। उसने क्या किया था, एक थिन गोल्ड शीट ली, फॉइल ली, और उसने उसके ऊपर क्या किए, हिट किया, कुछ पार्टिकल्स लिए थे स्पेशल टाइप के, यूजुअली उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए थे। ठीक है। और उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जो एटम है उसमें दो पोर्शंस होते हैं। पहली बात कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस का, और उसके अलावा जो इसके ज्यादातर पोर्शन होता है ना, जो उसका सराउंडिंग होता है, वो खाली एरिया होता है। ठीक है। उस पोर्शन को, उस खाली एरिया को उसने नाम दिया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का। तो इन सिंपल वर्ड्स उसने अपने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि एटम में दो पोर्शन होते हैं, एक सेंट्रल पार्ट होता है न्यूक्लियस, और उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। उसने ये बात की, इट वाज आल्सो डिस्कवर्ड कि ज्यादातर जो एटम का मास है वो किसमें पाया जाता है, न्यूक्लियस में। मतलब न्यूक्लियस में दोनों हैवी पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के बाद या रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है। कहते हैं ये दोनों जो पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ये आपस में किस तरह से मतलब बाइंड हुए होते हैं। इनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो इनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो घूम रहे होते हैं। फिक्स सर्कुलर पाथ्स होते हैं उनके, फिक्स सर्कल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स को या सर्कल्स को नाम देते हैं ऑर्बिट्स का या शेल्स का। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे यहाँ पे ना एटम का स्ट्रक्चर शो भी किया हुआ है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों पाए जाते हैं, और इसके बाहर ना इस तरह के सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इन पाथ्स को ऑर्बिट्स या शेल्स बोला जाता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी भी शेल में हो सकता है। हर शेल की अपनी एनर्जी होती है और हर शेल को स्पेसिफिकली कुछ नेम असाइन किए जाते हैं। जैसे ये देखें, जो सबसे पहला होता है ना, पहला शेल, उसको नाम देते हैं के। उससे अगला जो होता है उसको नाम देते हैं एल। उससे अगला जो होता है उसको बोलते हैं एम, और सबसे एंड वाला जो होता है उसको बोलते हैं एन। तो हर शेल को नेम असाइन किया जाता है और हर शेल की अपनी एनर्जी होती है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि शेल जो है नियरेस्ट, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, उसका शेल नाम दिया जाता है के शेल का।
उसमें जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी। जो सेकंड शेल होता है उसकी भी अपनी डेफिनेट एनर्जी होती है और न्यूक्लियस से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी, लेकिन के शेल की निस्बत उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। और इसके अलावा कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर वाले शेल्स जैसे एम और एन में भी पाया जा सकता है। कहते हैं हर शेल को ना फर्दर सब शेल्स में भी डिवाइड किया जाता है, और एक शेल में कितने सब शेल्स होंगे वो डिपेंड करता है कि शेल का नंबर कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहला शेल है तो उसमें सब शेल्स होंगे वो एक होगा, अगर दूसरा शेल है उसमें सब शेल्स होंगे वो दो होंगे, अगर तीसरा शेल है तो उसमें सब शेल्स तीन होंगे। तो वो डिपेंड करता है शेल कौन सा है। यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट शेल है तो उसका सिर्फ एक सब शेल होगा, उसको नाम देते हैं एस का। अगर सेकंड शेल है तो इसमें दो सब शेल्स होंगे, कौन से, एस और पी। अगर तीसरा शेल होगा तो मतलब नंबर के हिसाब से उतने सब शेल्स बढ़ते जाएंगे। तीसरा है तो तीन सब शेल्स होंगे एस पी डी, और चौथा होगा तो चार होंगे एस पी डी एफ। कहते हैं हमारे पास मॉडर्न अप्रोच हमें पता क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो हमारे पास सर्कल्स में रिवॉल्व तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि जैसे न्यूक्लियस के अराउंड ना क्लाउड्स की फॉर्म में कहीं पे भी पाया जा सकते हैं। तो आप उसकी लोकेशन एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते 100% एक्यूरेसी के साथ। कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि जो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन अगर क्लाउड की फॉर्म में है तो वो कहीं यहाँ पे हो सकता है, इलेक्ट्रॉन अगर शेल में है तो कहीं यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, तो क्लाउड्स की फॉर्म में हो सकते हैं, कहीं पे भी आप एग्जैक्टली 100% के श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते हो। तो ये एक छोटा सा टेबल है जो आपके पास बता रहा है कि एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर चार्ज कितना होता है और उनके मैसेज कितने होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, चार्ज की वैल्यू ये होती है, मास की वैल्यू 9.1 × 10⁻³ होती है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है, इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, लेकिन चार्ज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है जितनी इलेक्ट्रॉन के पास होती है। मैस इसका डिफरेंट होता है, ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मैस अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के मैस के इक्वल होता है। ये देखिए पावर भी सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कहते हैं अगर आपने पता करना हो ना कि किसी शेल में कितने हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं, पाए जा सकते हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक फार्मूला डिवाइस किया, और वो फार्मूला क्या था, 2n²। इस फार्मूले के थ्रू आप किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के पहला शेल है, तो अगर मैं यहाँ पे वन की जगह एन की जगह 1 रखूं तो के शेल में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका स्क्वायर लेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये 2 आ जाएगा। मतलब के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, 2, या लेस देन 2 या इक्वल टू 2, 2 से ज्यादा नहीं के में पाए जा सकते। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपने एल में फाइंड आउट करना हो, एल का नंबर क्या होता है 2, तो यहाँ पे एन की जगह 2 प्लेस कर दें, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। मतलब के एल शेल में कितने सब शेल्स पाए जा सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं, 8। और अगर आपने एम में फाइंड आउट करने हो तो 3, इसकी जगह 3 प्लेस करेंगे तो 18 आ जाएगा। कहते हैं हमारे पास ये प्रोसेस जो ये चलता जाएगा जैसे जैसे हायर शेल्स पे जाएंगे, अनलेस कि आपके पास सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिनिश हो जाए, मतलब वो सेटल डाउन हो जाए इस के शेल में 2, 8, 16 एंड सो ऑन। कहते हैं आपके पास सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पाए जा सकते हैं, एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में हमेशा याद रखिएगा 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि एस शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जा सकते, पी में 6 होते हैं, डी में 10 और एफ में 14। कहते हैं देखिए फर्स्ट शेल में हमारे पास कितने होते हैं, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सब शेल कौन सा होता है, एक ही होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सेकंड एल वाले में कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8, लेकिन इसमें सब शेल्स कितने होते हैं, 2, एस और पी। तो एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी वाले में 6 होंगे। तो इस तरह से आप सिंपल एज दैट के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा सकते हैं और किस सब शेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं।
स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।